लगातार गृह युद्ध की तरफ बढ़ते इराक की मदद की अपील को अमेरिका ने ठुकरा दिया है। हवाई हमले की जगह अमेरिका इराकी सेना को आतंकियों से लड़ने में मदद करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इराक मसले पर सीमित सैन्य कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सेना इराक नहीं जाएगी। ओबामा ने सुन्नी आतंकवाद से ग्रस्त इराक पर अमेरिका के रुख की घोषणा करते हुए कहा कि इराकी सेना की सहायता के लिए 300 सैन्य सलाहकारों को इराक भेजा जाएगा। इराक में सभी समुदायों की भागीदारी की सरकार बनाने सहित कई द्विपक्षीय मांगों के लिए विदेश मंत्री जॉन कैरी को भी वहां भेजा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इराक संकट पर राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ एक बैठक के बाद कहा कि सैन्य सलाहकार इराकी सेना को प्रशिक्षित करेंगे, खुफिया सूचना एकत्रित करेंगे और संभावित लक्ष्यों की पहचान करेंगे। इससे पहले इराक सरकार ने हालात काबू करने के लिए अमेरिका से जल्द हस्तक्षेप करने और हवाई हमलों के जरिए आतंकियों पर काबू पाने की गुहार लगाई थी। लेकिन ओबामा ने सांसदों की सलाह के बाद 300 सैन्य सलाहकारों को इराक भेजने की सहमति जताई है। साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि सैन्य सलाहकार लड़ाकू सैनिक नहीं है और वो सीधे युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। इराक में अगवा 40 भारतीयों के परेशान परिवार वालों को उस समय थोड़ी राहत मिली जब विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि करते हुए दावा किया गया कि सभी 40 भारतीय सुरक्षित हैं। इराक में अगवा 40 भारतीयों के घर वालों के लिए आई एक अच्छी खबर। विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि इराक के मोसुल से अगवा 40 भारतीयों का सुराग मिल गया है। सभी 40 लोग सुरक्षित हैं और उनकी लोकेशन का अंदाजा लग चुका है। अगर किसी को जो वहाँ है और कहीं और भी है इराक में डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत पड़े तो उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पर टेलीफोन नंबर है, ईमेल नंबर है, वो बस टेलीफोन करें और डॉक्यूमेंटेशन का इंतजाम किया जाए। इस सिलसिले में आज अगवा हुए भारतीयों में से 24 परिवार के लोग विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर 40 भारतीयों को इराक से भारत लाने की अपील की। वो काम ऐसे समय में सरकार को करना चाहिए, केवल वो काम नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित भारत लौटे। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इराक में रह रहे भारतीयों की पूरी मदद की जा रही है। हेल्पलाइन पर आने वाले फोन के जवाब दिए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने पूर्व राजदूत सुरेश रेड्डी को बगदाद भेजा है। इराक में अगवा भारतीयों में अधिकतर पंजाब और उत्तर भारत के रहने वाले हैं। ये सभी मोसुल तुर्किश कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे थे। ISIS आतंकी संगठन ने इन सभी लोगों को अगवा कर लिया है। इराक में छाए संकट के बादल का असर भारत पर भी पड़ने वाला है। इराक में संकट के कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जाहिर है इससे महंगाई भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में महंगाई की मार और सताने वाली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है। लेकिन तेल की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए मोदी सरकार ने आपात योजना तैयार करने को कहा है। दरअसल इराक में जैसे जैसे संकट बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत में तेल की सप्लाई पर ग्रहण का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। इराक संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे लिए चिंता का विषय तो हो ही जाता है, क्योंकि हम 80% तेल आयात करते हैं। हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो तेल और गैस के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि हमारी हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी है, डीजल इकोनॉमी है। आंकड़ों को देखकर आप हालात की गंभीरता का अनुमान लगा सकते हैं। भारत अपने खपत का 10% कच्चा तेल सालाना इराक से आयात करता है। साफ है कि अगर इराक से सप्लाई बाधित हुई तो भारत के सामने संकट खड़ा हो सकता है। वहीं कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें कैसे परेशान कर रही हैं, इसकी बानगी देखिए। 2 जून को भारतीय तेल कंपनियों के लिए कच्चे तेल खरीद की लागत $106.88 प्रति बैरल थी, जो 18 जून को बढ़कर $111.25 प्रति बैरल पर जा पहुंची। कच्चे तेल के दाम $120 प्रति बैरल को भी पार कर सकता है। एक तरफ मानसून में देरी, दूसरा खाने पीने की चीजें लगातार महंगी हो रही हैं, तो अब महंगे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का डर भी लोगों को सताने लगा है और मोदी सरकार भी इसको लेकर खासी चिंतित है। मुंबई के कैंपाकोला सोसाइटी पर आज से BMC का हथौड़ा चलना तय माना जा रहा है। आज इस सोसाइटी के अवैध फ्लैट्स के बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जा सकते हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी इन अवैध फ्लैट्स में रहने वालों को राहत की कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैंपाकोला का टूटना तय है और BMC आज से इन घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर सकती है। BMC के कमिश्नर से मिलकर आशियाने को बचाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि आज से चलेगा कैंपाकोला पर BMC का हथौड़ा। तमाम लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपने आप को आपके साथ में रहने की बात कही है, लेकिन क्या लगता है लोगों का सपोर्ट, समर्थन मिल रहा है आपको? जब हमने उन्हें बुलाया था वो हमारे लिए आए, तभी उन्होंने आश्वासन दिया था हम आपके साथ हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमको यही आशा है कि कल के दिन वो आएंगे और हमारी मदद जरूर करेंगे। हालांकि कैंपाकोला सोसाइटी के अवैध फ्लैट्स में रहने वाले कई लोगों ने अपने घरों की चाबी अभी तक नहीं सौंपी है।
और आखिरी वक्त तक यहाँ रुकने का मन बना चुके हैं। अभी बिजली पानी काटेंगे तो हम तो तैयार हैं, हम डटे रहने के लिए तैयार हैं। बिजली पानी के बिना भी हम रहेंगे, पर अपना आशियाना छोड़ के नहीं जाएंगे। बीएमसी की कार्रवाई को लेकर पूरी सोसाइटी में मातम का माहौल है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अपने पूर्व प्रेमी नेस वाडिया पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री प्रीति जिंटा आज मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा सकती हैं। प्रीति के बयान के बाद ही पुलिस वाडिया से पूछताछ का फैसला करेगी। अभिनेत्री प्रीति जिंटा अपने पूर्व प्रेमी नेस वाडिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आज मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा सकती है। माना जा रहा है कि प्रीति के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस इस सिलसिले में बिजनेसमैन नेस वाडिया से भी पूछताछ करेगी। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर दोनों के बीच विवाद की शुरुआत कैसे हुई थी। हालांकि इस मामले में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उससे पुलिस को मामले की जांच में कुछ खास सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में प्रीति का बयान और गवाहों से पूछताछ काफी अहम है। 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मैच के बाद अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने पूर्व प्रेमी नेस वाडिया पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। एक ओर सरकार रेलवे की सूरत बदलने का दावा कर रही है और दूसरी ओर हर रोज ट्रेन खुलने में 2 से 3 घंटे की देरी से खफा मुसाफिरों ने जमकर बवाल काटा और करीब 3 घंटे तक पैसेंजर ट्रेन को रोक के रखा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लेट होने से नाराज यात्रियों ने खूब हंगामा किया। मुसाफिरों ने 3 घंटे तक शामली जाने वाले पैसेंजर ट्रेन को रोके रखा। गुस्साए लोग रेल के इंजन पर भी चढ़ गए। यात्रियों का कहना था कि रोज ही शामली जाने वाली ये ट्रेन लेट होती है, जिससे अपने कामकाज के लिए निकले और घर लौटने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका काम हो गया ये इनका, और ये परेशानी हमें भुगतनी पड़ रही है इनकी वजह से। और भी ट्रेनें जो रद्द हुई पड़ी है, ये और भी ट्रेनें रोक रखी है इन्होंने। परेशानी यही 8:20 वाली जो ट्रेन है डेली हमेशा लेट आती है, घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, उसका कोई टाइम ही नहीं है और कितने सालों से ये रोज 2 से 3 घंटे की देरी से चल रही ट्रेन से सफर करने वाले मुसाफिर पहले से ही परेशान थे, लेकिन आखिर उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जमकर बवाल काटा। लोकसभा चुनावों में करारी हार और आगामी विधानसभा चुनावों की गाज 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों पर पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस असम, महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को बदलेगी। पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, तरुण गोगोई मुख्यमंत्री असम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा। 3 राज्यों के यही वो 3 मुख्यमंत्री हैं जिन पर गिर सकती है गाज। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान ने महाराष्ट्र, असम और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। पहली गाज गिर सकती है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इधर लोकसभा चुनावों के फौरन बाद असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने इस्तीफे की पेशकश की, जैसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नामंजूर कर दिया था, पर अब तरुण गोगोई को हटाए जाने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हटाया जा सकता है। हरियाणा में कांग्रेस 10 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। ये 1 सीट भी हुड्डा के बेटे दीपेंद्र की है। इसके बाद से पार्टी में हुड्डा को हटाने को लेकर लगातार दबाव बढ़ रहा है। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुई वोटिंग में लालू यादव की मदद से नीतीश कुमार की साख बच गई है। जेडीयू ने राज्यसभा की दोनों सीटें जीत ली हैं। बिहार में राज्यसभा के उपचुनाव में जेडीयू के दोनों उम्मीदवार जीत गए हैं। जेडीयू के पवन वर्मा और गुलाम रसूल राज्यसभा पहुंच गए हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार अनिल शर्मा को हार का सामना करना पड़ा है। बिहार में राज्यसभा का उपचुनाव इसलिए अहम है क्योंकि जेडीयू के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। लालू के नीतीश के समर्थन में आने के बाद हालांकि जेडीयू उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन आखिर तक रिजल्ट पर सस्पेंस बना हुआ था। इससे पहले वोटिंग के दौरान बीजेपी की भागीरथी देवी और जेडीयू की मंजू वर्मा की आपस में भिड़ंत हो गई। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के उपचुनाव में 25 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिनमें 21 जेडीयू, 2 कांग्रेस और 2 आरजेडी के विधायक हैं। इन सभी ने निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए वोटिंग की। दिल्ली के एक थाने में अनोखा मामला दर्ज हुआ। बिहार से राज्यसभा के एक सांसद ने पुलिस में अपने बंगले के अहाते से कटहल चोरी का केस दर्ज करवाया है। बिहार से राज्यसभा सांसद डॉक्टर महेंद्र प्रसाद के घर एक दिलचस्प चोरी हुई। चोरों ने कीमती सामान के बदले उनके घर के भीतर लगे कटहल के पेड़ से 2 कटहल चुरा लिए। सांसद महेंद्र सिंह की 4 नंबर कोठी दिल्ली के सफदरजंग लेन पर है। ऐसी कोठी की ऊंची दीवारों को पार कर चोरों ने सांसद महोदय के कटहल के पेड़ को निशाना बनाया। चोरी की इस हरकत से खफा सांसद ने इसकी शिकायत दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज करवाई है। हालांकि दिल्ली पुलिस अब इस मामले पर मुंह खोलने से बच रही है। बंटवारे के बाद चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम तो बन गए, लेकिन उनका दफ्तर अब तक तैयार नहीं है। सीएम का दफ्तर कैंप ऑफिस में चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि कैसे होगा सरकारी कामकाज।
मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू पहली बार राज्य सचिवालय पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत तो किया गया, लेकिन पूरे सचिवालय में उनके लिए कहीं भी मुख्यमंत्री का चैम्बर या कोई वैकल्पिक कक्ष तक बनकर अब तक तैयार नहीं हुआ है। जाहिर था कि नायडू पहले ही दिन अपने दफ्तर जाने के बजाय सचिवालय परिसर में घूम फिरकर बेरंग लौट गए। दरअसल आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद सचिवालय में मुख्यमंत्री के लिए बने ब्लॉक को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के लिए आवंटित कर दिया गया और सीमांध्रा या शेष आंध्र सरकार के हिस्से सचिवालय का वो आधा हिस्सा है जहाँ मुख्यमंत्री के बैठने के लिए कोई कक्ष नहीं है। स्विस बैंक में लगातार काला धन जमा हो रहा है। सरकार के दावे बेईमानी साबित हो रहे हैं क्योंकि 2013 में ब्लैक मनी 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़ रही है ब्लैक मनी, स्विस खातों में लगातार जमा हो रहा है देश का पैसा। जनता का हक स्विस लॉकरों में बंद होता जा रहा है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं लेकिन सच हैं। स्विस बैंकों में भारतीय लगातार भारी तादाद में अपनी काली कमाई जमा कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड में केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में 40% ज्यादा जमा हुई ब्लैक मनी। 2012 में 1.42 बिलियन स्विस फ्रैंक हुए थे जमा। 2013 में 20.03 बिलियन स्विस फ्रैंक हुए जमा। 2013 में 14,000 करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा किए गए। केंद्रीय स्विस बैंक ने ये जानकारी भारतीय अधिकारियों को दी है, लेकिन नियमों का हवाला देकर भारतीय खातेदारों के नाम नहीं बताए गए और न ही ये बात बताई गई कि बढ़ी रकम नए खातों की है या पुराने खातों में ही रकम जमा की गई है। स्विस अकाउंट्स में बढ़ते काले धन को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या ब्लैक मनी जमा करने वालों में भारत सरकार का खौफ नहीं? ब्लैक मनी के खिलाफ कब बनेंगे कड़े कानून? ब्लैक मनी को वापस लाने की कब होगी कार्रवाई? क्या नए कदम उठाएगी मोदी सरकार? आपको बता दें कि यूपीए सरकार ने मार्च 2011 में जानकारों की टीम बनाई थी जो आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। देश की सभी प्रमुख जांच और खुफिया एजेंसियों के अध्यक्षों को मिलाकर बनी इस टास्क फोर्स का काम है कि विदेशों में जमा काले धन का पता लगाए और उसे वापस लाने के तरीके खोजे। लेकिन देश का पैसा देश में कब आएगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश में बुलेट ट्रेन चलाने से पहले मोदी सरकार सेबी बुलेट ट्रेन को चलाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो जुलाई में आने वाले रेल बजट में सरकार इस बात का ऐलान कर सकती है। चुनावी वादों में देश को बुलेट ट्रेन की रफ्तार देने का वादा करने वाली मोदी सरकार जल्द ही देश में सेमी बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। दरअसल रेल मंत्रालय विदेशों में ईएमयू के तर्ज पर चलने वाली ट्रेन की तरह सेमी बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आसानी से ट्रैक की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। विदेशों में ईएमयू की तर्ज पर चलने वाली ट्रेनों में 18 से 21 कोच होते हैं। ट्रेनों में दोनों साइड में ड्राइवर कैब होते हैं। ट्रेन को दोनों तरफ से चलाया जा सकता है। ट्रेन चलाने के लिए बार बार इंजन को बदला नहीं जाता। इन ट्रेनों में पैसेंजर्स की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। ट्रेनों की औसत स्पीड 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इन ट्रेन में पिकअप और ब्रेक पारंपरिक ट्रेन की तुलना में जल्दी लगाया जा सकता है। अगर रेल मंत्रालय से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो मंत्रालय पहले चरण में 3 से 4 ट्रेन खरीद सकता है। मौजूदा समय में इन ट्रेनों की कीमत 180 से 200 करोड़ रुपए तक आएगी, जिन्हें मौजूदा ट्रैक पर चलाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो आने वाले रेल बजट में मंत्रालय इन मुद्दों पर विचार कर सकता है। अगर सरकार से हरी झंडी मिलती है तो बुलेट ट्रेन आने से पहले ही ट्रेनों की स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी। देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों यानी आईआईटी में बाजी मारी है राजस्थान के चित्रांग मुर्दिया ने। चित्रांग आईआईटी दिल्ली जोन से है, वहीं आईआईटी रुड़की जोन की अदिति महिला कैंडिडेट्स में टॉपर है। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से हर मुकाम पाया जा सकता है। बस नजरों में मंजिल का सपना और दिल में जज्बा होना चाहिए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया चित्रांग मुर्दिया ने। राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले चित्रांग ने इतिहास रच दिया है। 360 में से 334 अंक लेकर आईआईटी दिल्ली जोन में चित्रांग अव्वल आए हैं। इस मुकाम को पाने के लिए चित्रांग ने कड़ी मेहनत की है। वो 12 से लेकर 14 घंटे तक रोजाना पढ़ाई करते थे। सर, मेरे टीचर्स का और पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से मैं ये मुकाम हासिल कर पाया। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, जिन्होंने बहुत अच्छा कंपटीशन प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से इतनी अच्छी रैंक आ पाई। आईआईटी जैसी परीक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले चित्रांग अब रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं। चित्रांग का सपना है कि वो नए शोध के जरिए देश की सेवा करें। सर, दिन में 1-1.25 घंटा आप अपने आप को दें, जिससे कि जो स्टडी का पूरा प्रेशर है वो रिलीव हो जाए और आप अगले दिन वापस मेहनत करने के लिए तैयार हो। मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ ताकि देश के लिए कुछ कर पाऊँ। आईआईटी देश के प्रतिष्ठित एग्जाम्स में से एक है। बीते 25 मई को इस परीक्षा में कुल 1,26,997 परीक्षार्थी बैठे थे, जिसमें से 27,151 बच्चों ने सफलता पाई है। हालांकि टॉप 100 में सिर्फ 5 लड़कियां ही जगह बना पाई हैं।